अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पक्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को जो है वो सडन मूवमेंट्स होती हैं और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक इंसान एक अल्फाज को बार बार जो है वो या एक ही साउंड को वो बार बार निकालना स्टार्ट कर देता है और वो चाह के भी इन मूवमेंट्स को और इन आवाज़ों को नहीं रोक सकता है। जैसा कि एक इंसान बार बार अपनी आंखों को झपकना स्टार्ट कर दे, बार बार अपनी टांग को हिलाना शुरू कर दे या बार बार अपनी गले से कोई ना कोई आवाज़ को निकालना शुरू कर दे। अगर एक इंसान इस तरह की सिम्टम्स को शो करता है दैन फिर हम ये कहते हैं कि ये पर्सन जो है ये टिक डिसऑर्डर का शिकार हो गया है। अब टिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स कौन कौन सी हैं? टिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स ये होती हैं कि बार बार अपनी आंखों को झपकेगा, ठीक है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा अपने नाक को जो है वो यानी कि बार बार अपने नाक को हाथ लगाई जाएगा या अपने नाक से आवाज़ें भी निकालना स्टार्ट कर देता है, अपने सर को बार बार हिलाता है, अपनी आंखों को, अपने फिंगर्स को या अपने बाजुओं को बहुत ज़्यादा हिलाएगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टच करेगा, ठीक है। या इसके अलावा ये होगी वो गले से बार बार खांसी करेगा, बार बार वो थूक भी फेंकना स्टार्ट कर देता है और ये वो चीज़ें जो होती हैं वो बार बार ही करेगा, वो इसको चाह के भी स्टॉप नहीं कर पाएगा और ये चीज़ें दूसरों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाली होती हैं। अब इसके पीछे कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं? इसके पीछे जो कॉजेज़ हैं वो ये है कि इंसान के ब्रेन में जो है वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो फंक्शंस कंट्रोल कर रहे होते हैं वो वाला जो चीज़ है ना उसमें चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान को जो है ये मसले होते हैं। सम टाइम ये होता है कि इंसान को जेनेटिकली भी रीजंस हो सकती हैं यानी कि जीन्स में उसकी फैमिली में ये चीज़ मौजूद थी और वो चीज़ें जो है आगे उसमें जो है सेकंड पर्सन में आ गई हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जो कि बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मलिटी की तरफ होते हैं तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। अब हम ये किस तरह से डायग्नोज करेंगे कि इसका जो है ये पर्सन जो है वो डिसऑर्डर का शिकार है? इसके सिम्टम्स जो हैं वो इंसान में जो है वो एटलीस्ट 4 वीक्स तक होनी चाहिए यानी कि 4 हफ्तों तक अगर एक इंसान को मुसलसल से ये इलामात हो रही हैं तो तब हम ये कहेंगे पर्सन को कि ये पर्सन जो है वो टिक डिसऑर्डर का शिकार है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 12 मंथ तक यानी कि 12 महीने तक भी ये एटलीस्ट करें, ठीक है। यानी कि 12 माह तक मिनिमम जो है वो आप 4 वीक्स देखेंगे और मैक्सिमम अगर लेवल तक देखेंगे तो आपने 12 मंथ देखते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि एक इंसान में जो है वो कई सालों तक ये इलामात एग्जिस्ट कर सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि टिक डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर है, ये क्यों हो रही हैं ये इस तरह से मूवमेंट्स, तो इस वजह से जो है वो पर्सन को ये मसाइल पेश आ सकते हैं। अब इसके लिए जो है आप कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं? इनमें से बहुत सारी टर्म्स हैं जिनमें से जो सबसे पहले कहा जाता है वो कहते हैं कि आप एक थेरेपी है जिसको हम लोग कहते हैं कि CBIT यानी कि जिसमें एक इंसान की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ये टर्म है आगे, जिसको हम लोग जो है वो टिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ये चीज़ होती है कि एक इंसान को उसकी हैबिट को रिवर्सल ट्रेनिंग में यानी कि हम लोग HRT करते हैं यानी कि उसकी जो आदत होती हैं उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू पहले उसको रिकग्नाइज़ करवाया जाता है। यानी कि हम ये चीज़ देखते हैं कि जब तक एक इंसान को पता ही नहीं है, अब उसकी हैबिट रिहर्सल ट्रेनिंग के जो हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं। उसमें से सबसे पहले ये कंपोनेंट्स है कि अवेयरनेस ट्रेनिंग।
आपने उसे ये चीज़ की अवेयरनेस देनी है उस पर्सन को कि उसको ये मूवमेंट्स क्यों हो रही हैं। डेफ़िनेटली जिस इंसान को सडन से मूवमेंट्स होती हैं या जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ अ टिक डिसऑर्डर। आपने उसको पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके अंदर इस चीज़ को लेके आना है कि जिस तरह से मूवमेंट्स हो रही हैं, ये साउंड्स जो तुम पैदा कर रहे हो, क्या तुम्हारे ख़्याल में ये चीज़ें ठीक हैं? क्या ये नॉर्मल पर्सन करते हैं? जब उसको इस चीज़ की अवेयरनेस आ जाएगी, उसे आपने कहना है कंपीटिंग रिस्पॉन्स प्रैक्टिस, यानी कि अपने उसके रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं अवेयरनेस के बाद, वो अपने आप को किस तरह से उस चीज़ के लिए रोकेगा। फिर उसके बाद जब आप उसको ये चीज़ बता देंगे, फिर उसका थर्ड कंपोनेंट होगा कि आपने उसको कहना है कि अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करे, यानी कि अपनी मूवमेंट्स को रोके। फिर रोकने के बाद आपने उसको जर्नलाइज करवाना सिखाना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो इस टेक्निक में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब बच्चों के अंदर जो है वो एक थेरेपी होती है बच्चों की टिक मूवमेंट्स को रोकने के लिए, जिनमें से जो है हम लोग ERP एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी कहा जाता है, जिसमें ये चीज़ होती है कि आप एक इंसान को एक्सपोज करवाते हैं, उसको यानी कि आंखें बंद करवा के उस इंसान को फैंटेसी की लाइफ या कह लें या इमेजिनेशन कह लें, आपने उसको इमेजिन करवाना है। इमेजिन करवाने के बाद फिर हम लोग उसका जो है वो रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहा है। फिर रिस्पॉन्स देने के बाद हम उसको इस चीज़ को इमेजिनेशन में ही उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी उसके स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं उसको रिजॉल्व करवा रहे होते हैं CBT के थ्रू में, ठीक है। यानी कि उसके इरेशनल बिलीफ को रैशनलाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे पर्सन की जो है ये चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं, तो एक इंसान रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप इस पर्सन को डिफरेंट टाइप की रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिनमें से आपको पता है कि डीप ब्रीथिंग हम लोग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, तो इस तरह से चीज़ों से आप रिलैक्स कर सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।